तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में एक न्यू चैप्टर ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेसन में हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेटा, ऊष्मा जो पढ़े थे वो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, ऊष्मा को स्थानांतरित करना है तो कैसे करेंगे, या ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने बेटा कि ऊष्मा स्थानांतरण होता क्या है। मान लेते हैं बेटा कोई दो वस्तु है ए और बी, कोई दो वस्तु है। पहली वस्तु का ताप T1 है और दूसरी वस्तु का ताप T2 है। यहाँ इन दोनों वस्तुओं में पहली वस्तु का जो ताप T1 है, मान लो ये बड़ा है दूसरी वस्तु के ताप T2 से, मीन्स इन दोनों वस्तुओं में तापांतर है। अगर दो भिन्न भिन्न ताप की वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाएं तो इन वस्तुओं से जो ऊष्मा है ये उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है। या ये कहें कि मान लेते हैं कोई एक ही वस्तु है, उसकी किसी एक सिरे को हम ऊष्मा दें तो कुछ समय बाद दूसरा सिरा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये भी कह सकते हैं किसी एक वस्तु के दो सिरों के मध्य तापांतर के कारण जो ऊष्मा का प्रवाह होता है उस घटना को ही हम ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। तो मीन्स बेटा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या हुआ कि दो भिन्न भिन्न ताप की वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर होने लगता है। और ये जो ऊष्मा का प्रवाह है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है, इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण बोलते हैं। अगर इसकी हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसकी डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि अगर बात करें बेटा कि ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, तो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लें, हमारे साथ इसकी डिफिनीशन भी लिखते चलें कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के मध्य तापांतर के कारण, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के मध्य तापांतर के कारण ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस घटना को ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है बेटा, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है कि दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो जो ऊष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही हम ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। और ये जो बेटा ऊष्मा का स्थानांतरण है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो इसका ट्रांसफ़र है, ये मुख्यतः तीन विधियों से होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, अगर हम बात करें बेटा ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों की, तो ऊष्मा स्थानांतरण की मुख्यतः तीन विधियां हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, तो ऊष्मा स्थानांतरण की बेटा मुख्यतः तीन विधि होती है। पहली है आपकी चालन, पहली विधि क्या है, चालन। दूसरी है संवहन और तीसरी है विकिरण।
तीसरी विधि कौन सी होती है इसमें बेटा? विकिरण। तो जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्यतः 3 विधियों से ट्रांसफर हो सकती हैं, स्थानांतरित हो सकती हैं। पहला होता बेटा चालन, जिसको हम कंडक्शन बोलते हैं, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। तो चालन को बेटा हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, चालन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंडक्शन, और संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन, और विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन। तो इस तरीके से बेटा जो ऊष्मा स्थानांतरण है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। अब सबसे पहले हम लोग अगर एक एक टॉपिक पे डिस्कस करें कि चालन क्या होता है, तो चालन में क्या होता है बेटा? ऊष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी विधि है जिसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण है अणुओं के परस्पर संपर्क द्वारा होता है, लेकिन अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते। मिस चालन में क्या होता है बेटा? जैसे मान लेते हैं बेटा एक कोई लोहे की छड़ है, इस लोहे की छड़ को हम ऊष्मा दे रहे हैं। लोहे की छड़ को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो ये लोहे की छड़ क्या होगा बेटा? ये चूंकि अणुओं से मिलकर बना है, तो इस लोहे के छड़ की जो अणु है, पहले ये वाला अणु क्या करेगा? पूरा पर्याप्त ऊष्मा पाएगा। अब ये ऊष्मा जब इसको मिल जाता है तो शेष ऊष्मा ये इस अणु को देता है, फिर ये अणु पर्याप्त ऊष्मा जब इसको मिल गया तो ये फिर आगे ट्रांसफर करता है। इसलिए ये अणु परस्पर संपर्क द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार प्रवाहित करते रहते हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन या चालन बोलते हैं। तो इसकी अगर हम चालन की डिफिनीशन लिखना चाहें तो यहाँ हम लिखते हैं बेटा कि ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा अणुओं के परस्पर संपर्क द्वारा होता है, जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह अणुओं के परस्पर संपर्क द्वारा होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? चालन कहलाता है। और इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते। मीन्स बेटा जो चालन है इसमें क्या होता है? ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो अणुओं के परस्पर संपर्क द्वारा होता है, और इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते। अगर हम इसमें स्टार पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले कि इस विधि में, चालन विधि से ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये पहली स्टार पॉइंट की बात हो गई। अगर इसमें हम दूसरी बात सोचें तो ये जो चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण है ये केवल ठोस पदार्थों में ही होता है, द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से नहीं होता। मीन्स इस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण केवल ठोस पदार्थों में होता है, केवल ठोस पदार्थों में ही होता है। और तीसरा कि यह जो प्रक्रिया है चालन विधि से जो ऊष्मा का स्थानांतरण है ये बहुत स्लो होती है। मीन्स यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, मीन्स
अगर किसी लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करो तो दूसरे सिरे को गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चालन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण है ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। दूसरा हमारा है बेटा संवहन। ऊष्मा स्थानांतरण की जो दूसरी विधि है, ये चालन हो गया, दूसरी विधि होती है संवहन। अब संवहन में क्या होता है बेटा, अगर हम बात दूसरी विधि की करें, ऊष्मा स्थानांतरण की जो दूसरी विधि होती है वो क्या होता है, संवहन होता है। संवहन में क्या होता है कि अब इसको थोड़ा समझ लो। जैसे बेटा कोई पात्र है, कोई बर्तन है, अगर इसमें हम द्रव भरें और इस द्रव को भर के इस बर्तन को अगर हम गर्म करें, इस बर्तन को जब हम गर्म करेंगे तो पहले ये जो पात्र है ये गर्म होगा, इसको ऊष्मा मिलेगी, और इसको ये गर्म होने के बाद ये जो इसके निकटतम अणु हैं द्रव के, ये गर्म होंगे, और ये गर्म होने के बाद ये अणु क्या करते हैं कि ऊपर के अणु देखो ठंडे हैं, ऊपर की जो परत है अणुओं की द्रव की वो उसका ताप कम है, और नीचे की जो परत है जो ऊष्मा के संपर्क में पहले आता है इसका ताप ज़्यादा होगा। तो जो ये अणु हैं द्रव के ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं, और ये जो ऊपर वाले जो कम ताप वाले अणु हैं वो नीचे आते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार होती रहती, तब तक होती रहती है जब तक कि संपूर्ण द्रव का ताप या बढ़ ना जाए या संपूर्ण द्रव गर्म ना हो जाए। तो संवहन में क्या होता है बेटा कि अगर हम बात करें संवहन की डिफिनीशन क्या होती है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो अणुओं की स्थानांतरित गति के कारण होता है। इसमें अणु क्या करते बेटा, अपने स्थान को छोड़ते रहते हैं। मीन संवहन क्या होता बेटा कि ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह अणुओं की स्थानांतरीय गति के कारण होता है, स्थानांतरी गति के कारण होता है, वही क्या कहलाता बेटा, संवहन कहलाता। संवहन में क्या होता है कि देखो चालन में क्या होता था, अणु अपने स्थान पे थे लेकिन फिर भी वो परस्पर संपर्क द्वारा ऊष्मा आगे भेजते रहते थे, ऊष्मा ट्रांसफर होता रहता था। लेकिन संवहन में क्या होता है कि अणु गति करते हैं, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं, और अणुओं के स्थानांतरित गति के कारण ही ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम संवहन बोलते हैं। अगर इसमें स्टार पॉइंट हम रखना चाहें तो फर्स्ट, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संवहन के लिए इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ना तो चालन होता है ना तो संवहन होता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर हम सेकेंड स्टार पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, अणुओं की स्थानांतरित गति होती है। इस विधि में, संवहन विधि में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, अणु अपना स्थान छोड़ते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, अणु क्या करते हैं, अपने स्थान को बदलते रहते हैं। और तीसरा अगर इसमें स्टार पॉइंट की बात करें तो यह जो प्रक्रिया है केवल द्रव में होती है, केवल द्रव में होती है। संवहन विधि से ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो केवल द्रव और गैसों में होता है, गैस में भी होता है, द्रव और गैसों में होता है। और तीसरी बात इसमें है कि चालन विधि में जो संवहन विधि से जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो चालन की अपेक्षा थोड़ा तीव्र होता है। चालन की अपेक्षा थोड़ा
तीव्र होता है। मीन्स संवहन विधि से जो ऊष्मा का स्थानांतरण है बेटा, वो चालन की अपेक्षा थोड़ा तीव्र होता है। और ऊष्मा स्थानांतरण की जो हमारी तीसरी विधि है, थर्ड मेथड है, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की जो तीसरी विधि है उसको क्या बोलते हैं? विकिरण या रेडिएशन। थर्ड है हमारी बेटा विकिरण या रेडिएशन। अब विकिरण विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? देखो बेटा, सबसे पहले कि इस विधि में विकिरण विधि से ऊष्मा के स्थानांतरण होने के लिए हमें विकिरण विधि से ऊष्मा के स्थानांतरण होने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो बेटा यहाँ सन है, ये देखो बेटा यहाँ सन है, और इस सन से क्या है, हमें ऊष्मा पृथ्वी तक मिलती है। और पृथ्वी पर मान लेते हैं कोई पर्सन है एक, ये पर्सन पृथ्वी पे है, तो जो ऊष्मा है बेटा सन से देखो हमें सीधी ऊष्मा मिल रही है, सन से इसको ऊष्मा मिल रही है। क्यों ऊष्मा मिल रही है? तो यहाँ देखो बेटा, इस ये जो अर्थ पे पर्सन खड़े हैं, तो सन से ऊष्मा इनको मिल रही है, बीच में कोई माध्यम नहीं है। मीन्स विकिरण विधि से ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। या सर्दी के मौसम में देखो बेटा लोग करते क्या है कि चारों तरफ आग जला लेते हैं। सर्दी के मौसम में आग जला लेते हैं, और इस आग से थोड़ा दूरी पे लोग क्या करते हैं, खड़े होकर हाथ सेकते हैं। आग से थोड़ा दूरी पे खड़े होकर लोग हाथ अपना सेक रहे हैं, तब भी उनके हाथ क्या होते हैं, उनके जो हैंड हैं वो क्या हो रहे हैं, गर्म हो जा रहे हैं। इसका मतलब देखो ये आग को संपर्क में तो नहीं है, आग से दूर है, इसके बीच में, तब भी इनसे इन जो आग की ऊष्मा है ये व्यक्ति तक क्या हो रही है, पहुंच जा रही है। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा कि ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या जिसमें ऊष्मा जो है बेटा ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, तो ऐसी विधि को हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है, उस विधि को हम क्या बोलते हैं बेटा, विकिरण बोलते हैं। विकिरण क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, ऐसी विधि को हम क्या बोलते हैं बेटा, विकिरण बोलते हैं। अब इसमें भी अगर स्टार पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट स्टार पॉइंट इसमें ये है बेटा कि विकिरण विधि में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी भी माध्यम में विकिरण विधि से हम ऊष्मा को एक प्लेट से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। सेकेंड स्टार पॉइंट है कि यहाँ इसकी जो चाल है, इसकी चाल जो ऊष्मा स्थानांतरण में विकिरण विधि से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसकी जो चाल है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मीन्स वो प्रकाश की चाल से ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। तीसरा, इसका मान जो चालन संवहन से अधिक होता है, चालन तथा संवहन से अधिक होता है। मीन्स बेटा जो ऊष्मा स्थानांतरण की जो विकिरण प्रोसेस है, विकिरण रेडिएशन प्रोसेस है, इस विधि से जो ऊष्मा का स्थानांतरण है ये सबसे तीव्र होता है।
तो बेटा ये था हमारी आज की टॉपिक ऊष्मा का स्थानांतरण। मीन्स ऊष्मा के स्थानांतरण के बेटा हम लोग 3 विधि देखते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में